गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा और एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही साथ होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी बहुत सारी कहानियां भी। और अगले 1 घंटे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी मेरी सहयोगी कृतिका। सुप्रभात कृतिका। सुप्रभात शैला। और जिस तरीके से शैला ने बताया कि अगले 1 घंटे में हम देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे, जिसमें खासतौर पर बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री इस वक्त अमेरिका दौरे पर है, जहां पर उन्होंने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के सामने संबोधित भी किया और अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई क्षेत्रों का जिक्र किया और ये वो क्षेत्र थे जहां पर भारतीयों ने इस वक्त अपना झंडा बुलंद किया हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की और क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे उनका हम जिक्र करेंगे। लेकिन साथ ही अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भी हम बात करेंगे, किस तरीके से वहां पर चुनाव प्रचार चल रहा है। और साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम अन्य खबरों का भी रुख करेंगे। बात होगी खेल जगत से भी, क्योंकि खेल जगत में अगर हम बात करें तो चेस ओलंपियाड में भारतीय टीम ने अपना झंडा बुलंद किया है, स्वर्ण पदक हासिल किया है। और इस टीम में कौन कौन खिलाड़ी थे वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अगले इस 1 घंटे में और लगातार बने रहिए हमारे साथ। नया सवेरे की शुरुआत करेंगे टॉप स्टोरीज यानी कि हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में कहा, ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन रहा है भारत। हम जो कहते हैं दुनिया सुनती है। न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को संबोधन में कहा, भारत विश्व की समृद्धि में बढ़ाना चाहता है सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में अमेरिका की शीर्ष तकनीक कंपनियों के अधिकारियों के साथ की बैठक। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर पर की चर्चा। पीएम मोदी ने नेपाल, कुवैत और फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्षों के साथ की द्विपक्षीय बैठक। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज थमेगा चुनावी प्रचार। भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का प्रचार जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुंछ और श्रीनगर में करेंगे रैली। हरियाणा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज टोहाना और जगाधरी में करेंगे जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अंबाला और घरौंदा में जनसभाएं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज रांची पहुंचेगा निर्वाचन आयोग का दल। 2 दिन में करेगा 5 बैठक। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज खूंटी से शुरू करेंगे भाजपा की परिवर्तन यात्रा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 6 साल हुए पूरे। 55 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर का लक्ष्य है। हाल ही में सरकार ने 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को भी दिया योजना का लाभ। एनपीपी नेता अनुराग कुमारा दिसानायके आज लेंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ। दिसानायके होंगे देश के 9वें राष्ट्रपति। पीएम मोदी ने चुनाव में जीत पर दी बधाई। और चेस ओलंपियाड में भारत ने स्वर्ण जीत कर रचा इतिहास। 97 साल में पहली बार भारतीय पुरुष और महिला टीम ने ओपन वर्ग में जीता स्वर्ण। व्यक्तिगत वर्ग में डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल ने जीता स्वर्ण। पीएम मोदी ने जीत पर दी बधाई। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन रहा है। उन्होंने न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत जो दुनिया कहता है उसे दुनिया सुनती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत विश्व पर दबदबा नहीं चाहता है और विश्व की समृद्धि में अपना सहयोग बढ़ाना चाहता है। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नमस्ते यूएस। अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया। न्यूयॉर्क के नसाओ वेटरन्स कॉलेजियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। हर तरफ मोदी मोदी और भारत माता की जय की गूंज। अमेरिका में रह रहे भारतीयों का प्रधानमंत्री से लगाव खास है और प्रधानमंत्री का भी। साल 2014 में मेडिसन स्क्वायर में पहली बार बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों को पीएम ने संबोधित किया था। तब से लेकर अब तक कुल 5 बार उन्होंने अमेरिकी भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि ये रिश्ता एआई का है। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। प्रवासी ही देश के सच्चे राष्ट्रदूत हैं और ये देश की ताकत भी, जो हजारों मील दूर रहकर दिल में हिंदुस्तान को संजोए हुए हैं। अपने स्किल, टैलेंट और कमिटमेंट और संस्कार की बदौलत देश का मान बढ़ा रहे हैं। डायवर्सिटी को समझना, डायवर्सिटी को जीना, उसे अपने जीवन में उतारना, ये हमारे संस्कारों में है, हमारी रगों में है। हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, दुनिया के सारे मत है, पंथ है, फिर भी हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन चुका है। अब भारत नए अवसरों का निर्माण करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया आज जिस जलवायु परिवर्तन की चुनौती से गुजर रही है, उसमें भारत का योगदान कतई नहीं है। दुनिया की 17% पॉपुलेशन होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशन में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। दुनिया को बर्बाद करने में हमारा कोई रोल नहीं है। भारत की शक्ति और सामर्थ्य का उद्देश्य मानवता का कल्याण है, विश्व बंधुत्व है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता दुनिया में प्रभाव बढ़ाने की है, न कि दबाव बनाने की। भारत के लिए शक्ति और सामर्थ्य का अर्थ है ज्ञानाय, दानाय, च रक्षणाय। भारत की प्राथमिकता दुनिया में अपना दबाव बढ़ाने की नहीं, अपना प्रभाव बढ़ाने की है। हम आग की तरह जलाने वाले नहीं, हम सूरज के किरण की तरह रोशनी देने वाले लोग हैं। हम विश्व पर अपना दबदबा नहीं चाहते, हम विश्व की समृद्धि में अपना सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रवासियों के बीच कहा कि भारत ह्यूमन सेंट्रिक विकास का पक्षधर है।
बात ग्लोबल पीस की हो या फिर क्लाइमेट एक्शन की, संकट और महामारी के वक्त दुनिया को मदद देने की हो या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की, या फिर दुनिया को DPI जैसे इनोवेशन देने की, भारत दुनिया को अब नई व्यवस्था और नया नेतृत्व दे रहा है। न्यूयॉर्क से निखिल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान प्रवासी भारतीयों की सहूलत के लिए बॉस्टन और लॉस एंजलिस में काउंसलेट खोलने की भी घोषणा की। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आपके सुझावों के बाद भारत ने बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया है। और प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में टेक CEO की गोलमेज बैठक में भी हिस्सा लिया, जहां प्रधानमंत्री ने AI, क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े शीर्ष कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की है। इस बैठक में AI, सेमीकंडक्टर जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निवेश की संभावनाओं और तकनीक डिजाइन इन इंडिया को लेकर भी सभी को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में सभी सहभागी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में हॉलटेक इंटरनेशनल के संस्थापक और CEO डॉक्टर कृष्ण सिंह से भी मुलाकात की। उन्होंने हॉलटेक की भारत में विनिर्माण बढ़ाने की योजना और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। और इसके साथ ही न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी रिश्ते समेत कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की है। इसके साथ मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल सबाह के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने गजा में जारी मानवीय संकट और क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और फिलिस्तीन के लोगों को निरंतर मानवीय सहायता के लिए भारत के अटूट समर्थन की भी इस दौरान बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अमेरिका यात्रा के तीसरे दिन का जो सबसे बड़ा फोकस रहने वाला है वो है UN में समिट ऑफ द फ्यूचर। कितना महत्वपूर्ण है ये और ये संबोधन और ये सम्मेलन किन किन मायनों में खास है, ये बता रहे हैं न्यूयॉर्क से हमारे संवाददाता निखिल सिंह। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। जाहिर तौर पर दुनिया उत्सुक होगी ये जानने के लिए कि भविष्य की समस्याओं के लिए भारत के प्रधानमंत्री आखिर क्या समाधान सुझाते हैं। भारत के अगर रुख की बात करें, भारत की प्राथमिकताओं की बात करें, तो इस समिट में भारत साउथ साउथ कोऑपरेशन से लेकर सतत विकास और उससे जुड़े हुए लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर जोर देगा। जब दुनिया भर के तमाम देशों के शीर्ष नेता इस समिट में एकत्रित होंगे तो चिंतन, मंथन, मनन इस बात पर होगा कि आखिर कौन सी रणनीति वर्तमान में अपनाई जाए ताकि दुनिया का भविष्य बेहतर बन सके। इस समिट में एक आउटकम डॉक्यूमेंट पैक्ट फॉर द फ्यूचर भी अपनाया जाएगा। कैमरामैन संजय जैना के साथ निखिल सिंह, DD न्यूज, यूनाइटेड नेशंस, न्यूयॉर्क। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त न्यूयॉर्क से हमारे सहयोगी निखिल सिंह इस वक्त जुड़े, जो कि ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। निखिल,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन तो हमने सुना ही, साथ ही अगर आज की हम बात करें तो समिट में भी हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। लेकिन इस जब भारतीय प्रवासियों को जब प्रधानमंत्री ने संबोधित किया तो इस दौरान कई चीजों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, साथ ही एक पुष्प शब्द का भी जिक्र किया और उसकी एक अलग ही विशेषता प्रधानमंत्री ने बताई। जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने बहुत ढेर सारी बातें कही और जिस तरह से प्रधानमंत्री का संबोधन दिल को छू लेने वाला, भारतीयों की नब्ज खास तौर पर वो पकड़ते हैं। किसी भी व्यक्ति से जब वो संवाद करते हैं, उनकी संवाद शैली जो है वो बेहद अनोखी और शानदार है। और एक बार फिर उसका मुजाहरा यहाँ न्यूयॉर्क में देखने को मिला जब उन्होंने स्टार्टिंग नमस्ते से की और कहा कि नमस्ते जो है वो ग्लोबल हो चुका है। पुष्प, जिस तरह से आपने बताया, एक्रोनिम बनाया और उसको बताया कि किस तरह से PUSPH के अलग अलग मतलब है और किस तरह से ये प्रोग्रेसिव है, किस तरह से ये अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज को आगे बढ़ाता है और इस तरह से तमाम उसके जो मायने हैं वो उन्होंने समझाने की कोशिश की। इसी तरह से एक बात और उन्होंने कही कि AI, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो दरअसल अमेरिका इंडिया फ्रेंडशिप भी है। और उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो आने वाले समय में भी इसी तरह से परवान चढ़ती रहेगी और हमारी जो दोस्ती है वो रंग लेकर आएगी। भारतीयों को संबोधन किया। अभी आपने जिस तरह से अपनी खबरों में बताया कि बोस्टन में और लॉस एंजल्स में नए कॉन्सुलेट खोलने जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर्स क्षेत्र की जब चर्चा की, दरअसल वो भारत की ग्रोथ स्टोरी का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया कि किस तरह से तमाम क्षेत्रों में भारत आकाश की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और जब सेमीकंडक्टर्स का वर्णन किया तो उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया चिप आप कुछ ही समय में अमेरिका में भी पाएंगे और ये मोदी की गारंटी है। तो निश्चित तौर पर वो वहां पर जो क्राउड थी, जो भारतीय समुदाय के लोग थे, वो उनकी एक एक बात पर ताली बजा रहे थे, एक एक बात पर प्रसन्नचित्त हो रहे थे, आह्लादित हो रहे थे। और बार बार जो एक संवेद स्वर जो है जो क्राउड का उठता है वो शायद वहां मौजूद रहकर फील किया जा सकता है और वर्षों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को और इस संबोधन को याद रखा जाएगा। कृतिका, बिल्कुल। निखिल, तीसरे दिन की अगर हम बात करें तो तीसरे दिन का मुख्य फोकस, जैसा कि आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया, कि समिट ऑफ द फ्यूचर रहने वाला है। समिट ऑफ द फ्यूचर में जहां एक और बदलती दुनिया में जो चिंताएं हैं उनको संबोधित किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ वर्तमान और बेहतर भविष्य के जो मुद्दे हैं वो भी फोकस में रहेंगे। निश्चित तौर पर जो भविष्य के मुद्दे हैं दरअसल वो फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि एक बेहतर दुनिया की चाह हम सबको है। आप देख रहे हैं कि दुनिया के तमाम हिस्सों में हम यूनाइटेड नेशंस के जरिए सब जगह पर जुड़े हुए हैं। 193 देश हैं, उसके बावजूद जो मानवीय संकट है वो आता है। तमाम जो देश हैं वो युद्ध में उलझे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि ये युद्ध का काल नहीं है, बावजूद उसके ये संकट बराबर लगातार आता रहा है। जब हम क्लाइमेट चेंज की, इसी तरह से क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो संकट बहुत बड़ा है। हम जान रहे हैं कि दुनिया आने वाले वर्षों में संकट में हो सकती है, बावजूद उस पर जो लक्ष्य रखे जाते हैं वो बहुत बेहतर तरीके से तमाम मुल्कों द्वारा और खासतौर पर पश्चिमी देशों द्वारा उसका बहुत ढंग से पालन नहीं किया जाता है। जो ग्लोबल साउथ की समस्या है, जो उनके विकास की बात है, जिसकी बात भारत लगातार बार बार कहता रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनकी बात भारत बार बार करता रहा है। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसके बदौलत दुनिया का मुस्तकबिल, जो दुनिया का भविष्य है, वो सुधारे जाने की बात है। और बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि वर्तमान में कौन सी ऐसी रणनीति अपनाएं, जिस तरह की गांधी जी ने कहा है कि अगर आपको अपना भविष्य सुधारना है तो वर्तमान में काम करें। तो वर्तमान में कौन सी ऐसी रणनीति अपनाई जाए जिससे भविष्य बेहतर हो सके। क्लाइमेट चेंज की बात करें, चाहे जो SDG गोल्स हैं उनको पूरा पाने के लिए सतत विकास के लक्ष्य है, उनको किस तरह से पूरा पाया जाए, किस तरह से जो युवा हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है, भविष्य जो है वो युवाओं का है, तो किस तरह से उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज दी जाए ताकि उनका भविष्य बेहतर बन सके, दुनिया का भविष्य वही सुधारेंगे। तो इन सारी चीजों को भारत का जो एक तरह से एजेंडा है, भारत की जो बात है, प्रधानमंत्री जब देश में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो इसी बात को, वसुधैव कुटुंबकम की बात दुनिया के फलक पर भी कहते हैं। और इस बार वो फिर जो भारत का एजेंडा है वो ग्लोबल साउथ का है, SDGs का है, इंक्लूसिवनेस का है, तो इन सब को साथ लेकर चलने वाले हैं।
हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट ऑफ द फ्यूचर में संबोधित करेंगे यूएन में, तो दुनिया गौर से सुनेगी और देखते हैं। बिल्कुल निखिल, दुनिया तो गौर से सुनेगी, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम की बात आपने कही निखिल, हम आपको रूबरू कराएंगे। जी, आपने बात कही वसुधैव कुटुंबकम की, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी मुलाकात की, द्विपक्षीय बैठक भी हुई। इस दौरान किन किन अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है? देखिए, द्विपक्षीय मुद्दों में जब किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से या प्रमुख नेता से बात होती है, तो जो वैश्विक मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उनकी चर्चा होती है। और साथ ही साथ जो दोनों देशों के प्रमुखता से इस बात की चर्चा होती है कि दोनों देशों की जो मैत्री है, जो दोनों देशों का व्यापार है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। जब नेपाल के प्रधानमंत्री ओली से चर्चा हुई, तो जाहिर तौर पर नेपाल के साथ जिस तरह से भारत के बेहतरीन रिश्ते रहे हैं, उनको और किस तरह से प्रगाढ़ किया जाए और इन रिश्तों की डोर को मजबूती से किस तरह से थामे रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। और उसके अलावा जब हम व्यापार, निवेश, फार्मा सेक्टर की बात करते हैं, एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं, इसमें किस तरह से प्रगाढ़ता है उसको और आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से संबंधों को और सुदृढ़ किया जाए, इस पर चर्चा हुई। कुवैत के क्राउन प्रिंस से जब चर्चा हुई, तो उसमें भी फार्मा सेक्टर के बारे में बात हुई, एनर्जी को लेकर के बात हुई कि किस तरह से इनको सुदृढ़ किया जाए। जब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की गई, तो आपको पता है कि वहां वो युद्धग्रस्त क्षेत्र है। भारत ने एक बार फिर इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए इस बात को दोहराया है कि फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भारत संकल्पबद्ध है और शांति और स्थिरता के लिए भी संकल्पबद्ध है। और किसी भी तरह के इस तरह का जो प्रयास होगा, उसमें भारत का हमेशा सार्थक समर्थन रहेगा। तो चलिए निखिल, आप न्यूयॉर्क में अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे, ज्यादा अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे विधानसभा चुनावों में क्या कुछ हलचल है, बात करेंगे विधानसभा चुनावों की, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, नया सवेरा देख रहे हैं आप। और बुलेटिन में अब बात करते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की, हमारे खास सेगमेंट जनादेश में। तो हरियाणा में होने वाले एक चरण के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान जो है वो पूरे जोरों पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज टोहाना और जगाधरी में जनसभाएं करेंगे, जहां आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और राज्य की सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा और वहीं नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज राज्य में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, जहां कांग्रेस अध्यक्ष आज हरियाणा के अंबाला और घरोंदा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
और करनाल से संवाददाता नीरज सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात नीरज, चुनाव प्रचार की अगर हम बात कर रहे हैं तो सभी पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं, चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से जारी है। देखिए बिल्कुल पूरे जोर शोर से जारी है और आप देखें कि आज दो बड़ी जो जनसभाएं हैं वो करने वाले हैं। एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की तरफ से और इसके अलावा अमित शाह जो पहुंचेंगे हरियाणा में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए। सबकी जो निगाह है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की जो अंबाला में रैली होने वाली है उस पर लगी हुई है। और अंबाला इसलिए खास है क्योंकि कुमारी शैलजा का ये गढ़ रहा है और कुमारी शैलजा जिस तरीके से नाराज हैं उनको लेकर बड़ी कह सकते हैं कि ऊहापोह की स्थिति हरियाणा के अंदर बनी है कि क्या अंबाला की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कुमारी शैलजा मंच शेयर करेंगी। क्योंकि इससे पहले आप देखें कि प्रचार अभियान से कुमारी शैलजा ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है और उनकी जो नाराजगी है वो भी खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस आला कमान के द्वारा हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कहा गया है कि जो कुमारी शैलजा है उनकी नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है और अब ये देखना होगा कि किस तरह से कुमारी शैलजा की नाराजगी कांग्रेस पार्टी या फिर हुड्डा ग्रुप दूर कर पाता है। अभी तक जो जानकारी हमें मिली है, कल रात तक कुमारी शैलजा दिल्ली स्थित अपने घर पर ही थी और अभी तक वो हरियाणा नहीं पहुंची थी। अब देखना ये होगा कि क्या वो अंबाला में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मंच शेयर करेंगी। दूसरी आप देखें कि अमित शाह लगातार यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। पहले भी अमित शाह की यहाँ पर रैली हुई है और आज दो रैलियाँ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। यमुनानगर में अमित शाह पहुँचेंगे, इसके अलावा सिरसा में भी जो अमित शाह हैं वो बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुँचे थे। 25 तारीख को जो नितिन गडकरी हैं वो यहाँ पर कुरुक्षेत्र में चुनावी जो सभा है वो संबोधित करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लगातार बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम यहाँ पर आ रहे हैं। 25 तारीख को प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर सोनीपत पहुंचेंगे और गोहाना में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। ठीक है नीरज, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तमाम लोगों से भी आपने बात की होगी। लोगों के मन में क्या है, ऐसे कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जो इस बार वहां की हवा में आपको नजर आ रहे हैं? देखिए कई तरह के मुद्दे हैं। आप अगर देखें तो हरियाणा खासतौर से किसानों का राज्य है और बड़ी संख्या में खेतीबाड़ी से जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो फौज में और इसके अलावा पुलिस की नौकरियों में जाना पसंद करते हैं। लोगों का और ख़ासतौर से युवाओं का ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन उनको मिलने चाहिए। किसानों को लेकर हालांकि किसान ये कह रहे हैं कि 24 फसलों की MSP सरकार ने उसकी घोषणा कर दी है। जो लगातार किसान मांग कर रहे थे इस बात को लेकर के MSP पर उनकी जो फसल है वो खरीदी होनी चाहिए, तो उसकी जो घोषणा है वो सरकार ने कर दी है कि आने वाले समय में 24 फसलें MSP पे ली जाएंगी। दूसरी, युवाओं का जरूर कहना है कि जो बेरोजगारी है एक बड़ा इशू है अलग अलग इलाकों में। नौकरी पेशे के लिए और उद्योग धंधों के लिए अगर कोई सरकार यहाँ पर काम करती है तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि यही सारे मुद्दे हैं, लेकिन विकास महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन तमाम पहलुओं के साथ जिस तरीके से विकास पिछले 10 साल में यहाँ हुआ है वो भी आगे लगातार होता है। आप नजर बनाए रखिए। ज्यादा जानकारी के लिए आगे आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात करेंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Let's just flow with the turn of each tide. Salty winds, you sweeten your ride. Maharashtra is the hit. Maharashtra tourism.
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं। तो दूसरे चरण के लिए वहां पर प्रचार आज समाप्त हो जाएगा और इस चरण में 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। तो दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ और कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बडगाम जिले में मतदान होना है। इनमें से 11 सीटें जम्मू डिवीजन के 3 जिलों में हैं। साथ ही आपको बता दें कि पुंछ जिले में पुंछ हवेली भी एक निर्वाचन क्षेत्र है जहां दूसरे चरण में मतदान कराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए जा रहे हैं और वोटों की गिनती उसके बाद में 8 अक्टूबर को होनी है। तो जम्मू कश्मीर में बचे हुए 2 चरणों के लिए विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है, जहां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल पुंछ और श्रीनगर में जनसभा कर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे पुंछ के सुरनकोट क्षेत्र और करीब 1:30 बजे श्रीनगर के सेंट्रल शाल्टिंग निर्वाचन क्षेत्र में रैलियों को संबोधित करेंगे। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त श्रीनगर की डल झील से हमारे संवाददाता निशांत कुमार राय इस वक्त जुड़ रहे हैं। निशांत, किस तरीके की तस्वीर वहां पर अभी तक उभरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव प्रचार तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार कर ही रहे हैं और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार जो है वो आज थम जाएगा। किस तरीके का माहौल अभी फिलहाल आपको नजर आता है निशांत? देखिए, जम्मू कश्मीर की जब सियासत की बात की जाए तो हमें इसको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। जम्मू की सियासत कश्मीर से पूरी तरह से अलग है और कश्मीर की सियासत जम्मू से पूरी तरीके से अलग है। अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में तमाम दिग्गज नेता लगातार डेरा डाले हुए हैं, चाहे बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए। बीजेपी की ओर से तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार वहाँ पर दौरे कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं और कमान संभाली हुई है। अन्य दिग्गज नेता भी बीजेपी के जम्मू में नजर आ रहे हैं। कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ दिन पहले आए थे और श्रीनगर में उन्होंने प्रचार किया था। श्रीनगर की 8 सीटों पर अभी जो दूसरा चरण है इसमें विधानसभा चुनाव में वोटिंग होनी है। तो यहाँ पर जो है स्थितियाँ कश्मीर में आर्टिकल 370 और तमाम चीज़ों को लेकर जो वोट है वो डाले जा रहे हैं। कोई इसके पक्ष में है, कोई इसके विपक्ष में है, लेकिन विकास यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। और जो श्रीनगर की तस्वीर बदली है, खासकर कश्मीर की जो तस्वीर बदली है वो कहीं ना कहीं लोगों को दिख रहा है कि पहले क्या कश्मीर था और अब क्या कश्मीर है 370 हटने के बाद से। सबसे बड़ी बात है कि आज की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज श्रीनगर आ रहे हैं, जहां पर वो एक अपने उम्मीदवार के लिए यहां पर प्रचार करेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात कही जाए तो कल भी जो श्रीनगर है यहाँ पर तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला की बात करें, उपाध्यक्ष की, तो इसी डल झील में उन्होंने एक यात्रा निकाली थी और अपना प्रचार किया था। तो पूरी ताकत के साथ खासकर कश्मीर रीजन में तमाम यहाँ के चाहे स्थानीय राजनीतिक दल हो चाहे राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो अपने चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं। लेकिन अगर श्रीनगर की और समझना हो तो हमें निर्दलीय प्रत्याशियों की ओर भी देखना होगा, क्योंकि तमाम मजबूत नाम निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं। ना तो पीडीपी से उतरे हैं, ना वो जेकेएनसी जम्मू कश्मीर एनसी से उतरे हैं, किसी भी अन्य राजनीतिक दल से, बल्कि जो निर्दलीय हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्रों में बड़े दिग्गज के रूप में उन्होंने काम किया और यहाँ पर चुनाव अलग अलग सीटों से लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कश्मीर में जो अभी कहना मुश्किल होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वोटिंग पैटर्न चलेगा, लेकिन जम्मू में फिलहाल राजनीतिक दलों के बीच ज्यादा बड़ी लड़ाई नजर आ रही है। बिल्कुल, जो निर्दलीय हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनकर सभी पार्टियों के लिए उभरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से स्थितियों की बात है, जम्मू के अलग स्थिति है, श्रीनगर की अलग स्थिति है, उसी तरह से मुद्दे भी अलग अलग हैं। विकास तो एक बड़ा मुद्दा है ही। जम्मू और कश्मीर के जो अलग अलग मुद्दे हैं, जम्मू में किस तरह के ग्राउंड जीरो पर मुद्दे हैं?
देखिए, अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू रीजन में रोज़गार और वहाँ पर जो टूरिज़्म सेक्टर है, खासकर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, ये तमाम चीज़ों को बढ़ाने की बात की जा रही है और भी ज़्यादा वहाँ पर औद्योगिक इकाइयों खोलने की वहाँ के स्थानीय लोगों की मांग की जा रही है। श्रीनगर की बात की जाए तो यहाँ पर अलग मुद्दे हैं। आर्टिकल 370 के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ लोग खड़े हैं। किसी को स्वीकार है, किसी को विकास जो हुआ है उसके बाद से स्वीकार है, किसी को कहीं ना कहीं विकास के अलावा 370 होना चाहिए, कुछ ऐसी उम्मीदें हैं। तो श्रीनगर के जो मुद्दे हैं वो बेहद अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन जम्मू का प्रमुख मुद्दा जो है वो विकास नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, वोटर्स जो हैं यहाँ पर, अगर कश्मीर की बात की जाए तो खुलकर बात करने से कहीं ना कहीं कैमरे पे बच रहे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे वो तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। और उनका सबसे अहम मुद्दा यही है कि श्रीनगर के युवाओं को रोजगार मिले, जो सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है। अगर बात की जाए श्रीनगर में स्टोन प्लेटिंग, उसको रोकना, कहीं ना कहीं हर एक आम नागरिक यहाँ पर इससे जरूर खुश है कि युवाओं के हाथ में अब धीरे धीरे लैपटॉप आ रहे हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए नया सवेरा। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सर्वर में बढ़ते आगे। और अब बात करते हैं झारखंड की, जहां आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत के निर्वाचन आयोग की एक टीम आज से राज्य के 2 दिन के दौरे पर रहेगी। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व वाली इस टीम में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू भी शामिल हैं। आयोग की टीम रांची में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी और इन पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समेत 6 राष्ट्रीय और 3 क्षेत्रीय दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन शामिल हैं। इसके बाद आयोग की टीम प्रवर्तन एजेंसी के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेगी और उसके बाद निर्वाचन आयोग की टीम मुख्य चुनाव अधिकारी, राज्य नोडल पुलिस अधिकारी और केंद्रीय बलों के समन्वयक से भी मुलाकात करेगी। आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा आज राज्य में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। झारखंड की खूंटी से शुरू होने वाली इस यात्रा का शुभारंभ वे भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर करेंगे। और दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना के आज 6 साल पूरे हो चुके हैं और इस योजना के तहत सरकार का 12 करोड़ 37 लाख परिवारों के 55 लाख लाभार्थियों को 5 लाख रुपए का सालाना मुफ्त इलाज की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है और इसका लाभ भारत की कुल आबादी के निचले 40% आबादी को मिलता है। आइए आपको दिखाते हैं आयुष्मान भारत पर हमारी ये खास रिपोर्ट। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 12 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। इस योजना के दायरे में करीब 55 करोड़ से अधिक लोग आते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने की मंजूरी दी है।
सभी बुजुर्गों को irrespective of any income group all have been included in आयुष्मान भारत above the age of 70 और इसको हम अक्टूबर महीने में हम इसको लॉन्च कर देंगे। बीते 6 सालों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 37 करोड़ से अधिक लाभार्थी का आयुष्मान कार्ड बन गया है। योजना में 1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 मेडिकल स्पेशलिटी पैकेज भी शामिल हैं, जिसमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, कैंसर, दिल की बीमारी शामिल है। इस योजना में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिनों तक जांच, खाना और आने जाने की सुविधा दी जाती है। इस योजना से पूरे देश में 29,648 अस्पताल, जिसमें 13,049 निजी अस्पताल जुड़े हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक करीब 8 करोड़ से ज्यादा गरीबों को अस्पताल में भर्ती रहते हुए मुफ्त इलाज मिल गया है। इनमें 49% महिलाएं हैं। अगर बीमारियों की बात करें तो सबसे ज्यादा लाभ कैंसर, किडनी, दिल की बीमारी, जनरल मेडिसिन और गैस्ट्रो की बीमारी से ग्रस्त लोगों ने उठाया है। किडनी वो खराब होने के बाद फिर वो पाइप निकाला गया और डायलिसिस चालू कर दिया गया। डायलिसिस के दौरान मेरे पास पैसे भी नहीं बचे थे। आयुष्मान कार्ड की देन है, मैं उनका इलाज करा पा रहा हूँ। 73 दिन था मेरा बच्चा एडमिट और आयुष्मान कार्ड का मेरा पूरा आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ। उसमें मेरा पैसा नहीं लगा बिल्कुल हॉस्पिटल में। हम आर्थिक स्थिति से इतना मजबूत नहीं थे कि हम इलाज करा पाते बच्चे के। तो ज़्यादातर नहीं कहूँ, केंद्र सरकार की इस योजना से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और खुश हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसकी पोर्टेबिलिटी है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की वजह से करीब 12 लाख लोगों को इलाज का लाभ मिला और करीब 3100 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। आयुष्मान भारत स्कीम 33 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में लागू है। अभी दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में ये स्कीम लागू नहीं है। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस है। आयुष्मान भारत योजना 23 राज्यों में ट्रस्ट मॉडल, 7 राज्यों में इंश्योरेंस मॉडल और 3 राज्यों में हाइब्रिड मॉडल में लागू है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब अगली खबर, तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी द्वारा जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोप है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सत्ता में रहने के दौरान तिरुपति लड्डू बनाने के लिए घी में पशु वसा की मौजूदगी थी। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एसआईटी का नेतृत्व आईजी या उच्च अधिकारी करेंगे। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। You cannot hurt the Hindus. I am doing 3 angles. One is, first of all, purification. Second, I am ordering an inquiry, IGP level or more than that. Then the team will establish the facts. Finally, all temples, all prayer places, respect to religious people only will work. We will prepare standard operation procedures for all temples. और इसी के साथ नया सरवर में आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारे अगले और खास सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियों का। तो अखबारों की सुर्खियां लेकर हमारे साथ हमारी सहयोगी संध्या शर्मा जुड़ गई हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ समेट कर लाई हैं वो आज अखबारों के पिटारे से। संध्या जी शैला, समाचार पत्रों की हेडलाइन की अगर हम बात करें तो क्वाड लीडर्स समिट को आज सभी समाचार पत्रों ने स्थान दिया है और पहले पेज पर इस खबर को प्रकाशित किया है, जहां पर आतंकवाद की निंदा की गई है। नवभारत टाइम्स ने पहले पेज पर प्रकाशित खबर में हेडलाइन बनाई है कि चीन और पाक की हरकतों पर चिंता, आतंक के खिलाफ क्वाड एकजुट। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत वंशियों से मुलाकात की उसको लेकर के भी आज ये खबर को स्थान दिया गया है और लिखा है कि प्रधानमंत्री ने भारत वंशियों से कहा AI यानी अमेरिकन इंडियन। साथ ही उन्होंने कहा कि भाषा अनेक है लेकिन भाव एक है और वह एक भाव है भारतीयता। तो इस खबर को आज अलग अलग अखबारों ने अलग अलग हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है। एक और खबर की बात करते हैं, ये है धरोहर से जुड़ी हुई, जिसे जनसत्ता अखबार ने प्रकाशित किया है और ये खबर भी अमेरिका से ही आई है। आपको बता दें कि 10वीं और 11वीं शताब्दी की बलुआ पत्थर की अप्सरा लौटेगी भारत। अब अमेरिका ने लौटाई भारत को 297 कलाकृतियाँ, 2000 और 800 ईसा पूर्व की
तांबे में तैयार मानव रूपी आकृति भी आएगी भारत। तो इस खबर को भी आज स्थान दिया गया है। एक और खबर की बात करते हैं जो है अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, जिसे हिंदुस्तान अखबार ने अपना बिजनेस पेज पर प्रकाशित किया है और बताया है डेलॉइट की जो रिपोर्ट आई है उसके माध्यम से कि अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ेगी। जी हाँ, ये भी कहा गया है कि भारत निराशाजनक वैश्विक परिदृश्य के बीच एक चमकता स्थान बना हुआ है। एक और खबर की बात करते हैं जिसे जनसत्ता अखबार ने देश पेज पर लिया है। अन्य अखबारों में भी हमें खबर देखने को मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद खत्म होने तक नहीं होगी बातचीत। जी हाँ, पाकिस्तान को उन्होंने चेताते हुए ये बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत तो नहीं होगी। और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि वे धारा 370 को वापस लाएंगे, लेकिन इसके जवाब में उन्होंने कहा कि 370 कोई वापस नहीं ला सकता। और भी क्या कुछ खास बातें कही है उसे आज अखबारों में जगह दी गई है। और एक और खबर जो आज देखने को मिली है वो है लड्डू प्रसाद से जुड़ी हुई। जी हाँ, जिसमें मिलावट की जांच अब SIT करेगी। साथ ही इसमें अलग अलग कॉलम के साथ लिखा है कि तिरुपति में VHP की बैठक आज होगी। प्रसाद का मुद्दा भी इसमें उठ सकता है। और ये भी कहा है कि सदगुरु ने जो बात कही कि प्रसाद में चर्बी होना बेहद घृणित है। साथ ही आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी CM है उन्होंने कहा कि भगवान से क्षमा मांगी गई और साथ ही प्रायश्चित भी हम कर रहे हैं। पवन कल्याण ने 11 दिन प्रायश्चित दीक्षा शुरू की है इसको लेकर के। चलते चलते एक और खबर की बात करते हैं जो है खेल जगत से जुड़ी हुई खबर, जिसे दैनिक जागरण अखबार ने पहले पेज पर लिया है। अन्य अखबारों में भी हमें ये खबर देखने को मिली है। दरअसल भारत बना शतरंज का बादशाह। जी हाँ, यही हेडलाइन आज प्रकाशित है। 45वां शतरंज ओलंपियाड में भारत पहली बार पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीत करके लाया है। तो अलग अलग अखबारों में अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई यह खास और अहम खबरें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतनी सारी खबरों को बहुत ही कम समय में और संक्षेप में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नया सवेरा। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी झुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें, जिसमें बात करेंगे नेशनल पीपल्स के नेता अनुराग कुमारा दिसानायके आज श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तो आपको बता दें कि नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता अनुराग कुमारा दिसानायके आज श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वो देश के 9वें राष्ट्रपति होंगे। अनुराग दिसानायके ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका के इतिहास में पहली बार दूसरे दौर की मतगणना में राष्ट्रपति चुनाव की विजेता का फैसला हुआ, क्योंकि शीर्ष 2 उम्मीदवार पहले दौर में अनिवार्य 50% वोट हासिल करने में विफल रहे। वहीं PM मोदी ने अनुराग दिसानायके को राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर बधाई दी और कहा कि वो अनुराग दिसानायके के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है, ताकि लोगों और पूरे क्षेत्र के लाभ के लिए बहुआयामी सहयोग को और मजबूत किया जा सके। तो कोलंबो से अहमद मोइन फारूकी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात अहमद मोइन फारूकी। देखिए, दिसानायके आज शपथ लेंगे और कई चुनौतियां अब उनके सामने होंगी। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात उन्होंने की है, साथ ही साथ उन्होंने अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की बात की है। कई चुनौतियां उनके आगे हैं। शहला, बिल्कुल सही कहा आपने। अब से थोड़ी देर बाद श्री दिसानायके शपथ ग्रहण करेंगे। पहली तो ये चीज़ है कि ये जो सरकार बन रही है, पहली मर्तबा एक वामपंथी सरकार श्रीलंका में बन रही है। उसी के साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि संसद में श्री दिसानायके के पास सिर्फ 3 ही मेंबरान हैं, 3 ही सांसद हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि संसद का भी चुनाव बहुत ही जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। अब ये देखा जा सकता है कि आज
राष्ट्रपति का जब उनका शपथ ग्रहण होगा उसके बाद वो अन्य मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण कल करवाने की बात है। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आर्थिक संकट 2022 में श्रीलंका ने देखा था, उसके बाद जो अर्थव्यवस्था में जो सुधार आने की जो बात थी, अभी जो फिलहाल जो रानिल विक्रमसिंघे जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने काफी हद तक कोशिश की थी, लेकिन उनके जो निर्णय थे, उनके जो पॉलिसी थी, उनकी नीतियां थी, वो कहीं ना कहीं लोगों तक शायद एक्सेप्टेबिलिटी के नॉर्म पर नहीं आ रही थी। तो इस वजह से अब देखने को मिल रहा है कि एक वामपंथी नेता श्री अनुर कुमार दिसानायके के लोगों के साथ जुड़ के एक चेंज की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने ये चुनाव जीता है। हालांकि मैं ये भी आपको बता दूं कि काफी सारी कठिनाइयां सामने आ सकती हैं, जैसे रेवेन्यू को बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना है, और साथ साथ लोगों को उन्होंने जो वादे किए हैं कि कर में कटौती करेंगे, और ढेर सारी जो मुसीबतें लोगों के सामने आई हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से, उनको भी वो एड्रेस करेंगे। तो देखना ये पड़ेगा कि आने वाले समय में श्री दिसानायके कैसे इस चीज को हैंडल कर पाएंगे। जी, मोइन फारूकी, अगर देखा जाए तो पहली प्राथमिकता क्या होगी देश के लिए? प्राथमिकता अभी तो जो श्री दिसानायके ने कहा है कि वो सबसे जरूरी है कि लोगों के बीच जाके उन्होंने जो वादे किए थे, ताकि जो लोगों के सामने जो कठिनाइयां हैं वो कम हो सके, उनके ऊपर अमल करने की पहली बात थी। सबसे जरूरी बात तो यही है कि कर को कम किया जाएगा, वैट को कम किया जाएगा, और जो पे टैक्स जिसको कहते हैं पे एज यू अर्न, उसको कम करने की बात थी। और इन सब चीजों के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि जो ऋण को पुनर्गठन करने की जो बात थी IMF के साथ, उसके ऊपर भी वो पुनर्चर्चा करेंगे IMF के साथ, और इसके साथ साथ चलते हुए लोगों को जो कठिनाइयां जो हुई हैं उनमें शायद बेहतर कोई बदलाव आने की संभावना है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए मोइन फारूकी। और अब बात कारोबार की। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया वीजा वायलेशन, रेसियल डिस्क्रिमिनेशन, टैक्स चोरी और कई बिजनेस प्रैक्टिस इरेगुलेटरीज के लिए सरकारी जांच के दायरे में है। रॉयटर्स ने एक सरकारी ईमेल का हवाला देते हुए इस बात की जानकारी दी है। वोडाफोन आइडिया ने नोकिया, एक्सन और सैमसंग के साथ 3 साल में 4G और 5G नेटवर्क इक्विपमेंट्स की सप्लाई के लिए 30,000 करोड़ रुपए की डील की है। एक्सिस फाइनेंस, IDBI बैंक और IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ जी एंटरटेनमेंट के विलय को मंजूरी देने वाले NCLT के आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के समक्ष दायर अपनी याचिकाएं वापस ले ली हैं। और अब खबरें खेल जगत से। भारत ने शतरंज में इतिहास रचते हुए 45वें शतरंज ओलंपियाड में 2 स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारत ने ओपन वर्ग और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये पहला मौका है जब भारत ने शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। भारत के डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी जीतने में सफलता पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष और महिला टीम को बधाई दी है। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे पर न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को शतरंज खिलाड़ियों पर गर्व है। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे पर 2036 ओलंपिक की मेजबानी को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। और इसी के साथ चलिए अब नया सफर में आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं खबरें सिने जगत से फटाफट अंदाज में।
शाहरुख खान अपनी बेटी की अपकमिंग फिल्म किंग को खुद देख रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म किंग में सुहाना खान नजर आने वाली हैं। टाइगर श्रॉफ अब जल्द ही बागी 4 में नजर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि मेकर्स ने इस फिल्म की शूटिंग भी शेड्यूल कर दी है। अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा द रूल 6 दिसंबर को रिलीज होनी है। फिल्म का फर्स्ट हाफ फाइनल हो गया है। और चलिए नए खबरों में अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम की और जानते हैं मौसम का हाल मौसम के मिजाज में। दिल्ली में एनसीआर में काफी दिनों बाद रविवार को तेज धूप खिली दिखाई दी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन राजधानी में बारिश पड़ने के कोई आसार नहीं। उत्तराखंड में 24 सितंबर तक राज्य में मौसम साफ रहेगा, जबकि 25 सितंबर के बाद यहां पर फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वहीं बिहार के पटना में आज से 26 सितंबर तक झमाझम बारिश होने की संभावना। उत्तर बिहार के जिलों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आईएमडी के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, उसके बाद बारिश होने की संभावना। वहीं आज उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की धूप निकल सकती है, जबकि कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके साथ ही आप देख लेते हैं देश भर में अलग अलग जगह का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। तो नया सवेरा के आज के इस अंक में इसी के साथ बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं स्पेन के बार्सिलोना में हुए ला मर्से फेस्टिवल 2024 की झलकियों के साथ। बिल्कुल, आप लीजिए इन झलकियों का आनंद और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी शैला और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल फिर हाजिर होंगे नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।